दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल में यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं एक क्विक रिवीजन सीरीज़ नहीं लेके आया हूं, जिसका उद्देश्य है आपको एक क्विक रिवीजन प्रोवाइड कराना है, दैट टू कम से कम टाइम में। और आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में बेटर एक्सेल कर पाएंगे और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, तो मेरी ये जो सीरीज़ है हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगी। मैं पहले मॉडर्न हिस्ट्री लेके आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए ब्रिटिशर्स के दौरान। ये एक ऐसा टॉपिक है सदाबहार, यूपीएससी हर साल इससे क्वेश्चन पूछती है, तो मुझे लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773। पहला एक्ट है भाई, याद रखना है। अब इसके बारे में क्या है, देखिए एक बार तो आप वीडियो पॉज करके स्लाइड को पूरा पढ़ लेना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला एक्ट था जिससे दे वर ट्राइंग कि ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को यहाँ पर रेगुलेट किया जा सके। ऑलराइट। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया कलकत्ता में, और उसके अंदर एक चीफ जस्टिस और 3 असिस्टेंट जज बना दिए गए। ऑलराइट। अब बाकी की बातें ये कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसे गवर्नर जनरल बोला गया, वॉरेन हेस्टिंग्स बना। वो आप याद रखें तो भी ठीक है, नहीं याद रखें तो भी ठीक है, क्योंकि वो आप कॉमन सेंस से, अब मैं एक्सपेक्ट इतना करता हूँ कि आप इतना तो याद करके आए ही होंगे बेसिक। इसके अलावा एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, उनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया किसके, गवर्नर ऑफ बंगाल के। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे अपन लोग। यही 4 चीज़ें हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773 की याद रखनी है। दूसरी बात भाई ये है अमेंडिंग एक्ट ऑफ द 1781। ये मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी को पिछले कुछ अरसे से आदत पड़ गई है कुछ ऐसे मतलब अलग तरीके के एक्ट वगैरह पूछने की, तो उस केस में ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। पहली बात तो ये कि डिक्लेरेटरी एक्ट था, ठीक है। डिक्लेरेटरी एक्ट था, नाम याद रखना है। यूपीएससी सीधे ऑप्शन बना के पूछ लेगी विच वन ऑफ दोज इज अ डिक्लेरेटरी एक्ट। आपको पता होना चाहिए भैया ये डिक्लेरेटरी एक्ट था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य चूंकि 1773 में पहली बार ब्रिटिश इंडिया एक्चुअल में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर कुछ रूल बना रही थी, तो उसमें गड़बड़ होना स्वाभाविक था, तो उन्होंने उन्हें थोड़ा अमेंड किया, तो उसके लिए आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए कुछ एक चीज़ें और हैं जो 1781 के कंटेक्स्ट में आपको आनी चाहिए। वो ये कि चूँकि पिछली स्लाइड में आपको बता चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट बन चुका है, और इसके अलावा इस एक्ट में ये भी कर दिया गया है कि जो कलकत्ता की गवर्नमेंट वो है जनता है, वो इस 1781 के एक्ट के अंडर में सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ पे बनाया गया उसके अंडर में आ जाएगी। अब चूंकि जनता जो थी वो हिंदू भी थी मुस्लिम भी थी, तो उनको किस तरीके से हैंडल करना है, तो उसके लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला कि जो हिंदू जनता है उसके लिए तो हिंदू पर्सनल लॉज, और जो मुस्लिम जनता है उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाए जाएंगे। प्लस 1781 के एक्ट के बारे में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये पहली बार ऐसा था जब इंडिया के कंटेक्स्ट में पहली बार इन्होंने क्या किया, अपने एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को अलग अलग किया। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। 1781 से रिलेटेड क्वेश्चन अभी भी यूपीएससी ने नहीं पूछा है पिछले कुछ अरसे से, मतलब प्रॉपर एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं आया। तो भैया ये बात याद रखनी है, क्योंकि यूपीएससी को पूछने की पड़ गई है आदत कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग यूजुअली ओवरलुक कर देते हैं। तो इस वजह से मैंने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया। डिक्लेरेटरी एक्ट है, याद रखना है क्यों बनाया गया। इसके अलावा चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बना दिया गया था, तो फिर वहाँ पे उन्होंने हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉज जो हैं वो बनाए। इसके अलावा पहली बार ऐसा किया गया कि जो भी एग्जीक्यूटिव था उसको और जुडिशरी को अलग अलग किया गया। ऑलराइट। और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग आई होप याद रखेंगे। इसके अलावा एक लास्ट है इस वीडियो का, दैट इज बिट्स इंडिया एक्ट ऑफ द 1784। और भी एक्ट लेके आऊँगा मैं, बट चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो छोटा और क्रिस्प रहे, जिससे कि आपको रिवीजन करते वक्त बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। देखो, इसके बारे में पहली इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, दैट इज़ इसे ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया बोला गया। यानी इस एक्ट के बाद जो भी टेरिटरीज ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी उनको ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया बोला गया। ये ऑप्शन में यूपीएससी अब तक ही 4-5 दफ़ा पूछ चुकी है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तो पता नहीं कितने दफ़ा ये क्वेश्चन आया है। याद रखेंगे, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया बोला गया कब, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 से बोला गया। इसके अलावा एक और बात, ड्वेल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल करके एक नई संस्था जो है ब्रिटिश इंडिया एक्ट से इंट्रोड्यूस कर दी गई, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसका सीधा
जो कंट्रोल था, आपको भी पता है कि वो डायरेक्ट ब्रिटिश के पास हुआ करता था, यानी कि जो ब्रिटेन पार्लियामेंट है उसके पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट उसके पास। तो वहाँ पे बैठे बैठे जो भी वॉर इंडिया में लड़े जाएंगे या जो भी ट्रीटीज़ होंगी 1784 के बाद, उसमें डायरेक्टली किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? दैट इज़ ब्रिटिश पार्लियामेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। 1850, अब आप मेरे से बोलोगे कि नहीं सर 1858 में जो है हमने तो पढ़ा है कि गुड गवर्नेंस एक्ट आएगा, उसमें ये किया गया। देखिए वो दुनिया को दिखाने के लिए था, बट एक्चुअलिटी में 1784 में ही पिट्स इंडिया एक्ट में ही उन्होंने ये कर दिया था कि जो भी डिसीजन यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही थी वो कहीं ना कहीं दैट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द, इन्फ्लुएंस नहीं, वो डायरेक्टली कंट्रोल हो रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है कि किस तरीके से था। सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट था, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया बोला गया, और उसके अंदर यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसके अंदर कितने मेंबर क्राउन के हुआ करते थे, ये सब ये स्लाइड में है। तो आई एक्सपेक्ट कि आप इसे एक बार पॉज करके पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा एक और कर लेते हैं। हाँ, 1793 का एक्ट देखिए मेरे से मिस हो गया, 1793 का एक्ट। अब 1793 का एक्ट देखिए मैं इंपॉर्टेंट क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी ने क्या है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी थोड़े कम पूछे हैं। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि जो ट्रेड मोनोपोली थी उसे एक्सटेंड कर दिया गया, यानी ट्रेड जो मोनोपोली थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया अगले 20 साल के लिए। आपको याद रखना है पहली बात तो ट्रेड मोनोपोली का क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर पूछ लेते हैं, क्योंकि 1813 में आप पढ़ोगे कि वो जो ट्रेड मोनोपोली है उसे एंड कर दिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, सिर्फ टी, ओपियम और चाइना के साथ जो ट्रेड हुआ करता था उसे छोड़ के। तो एक बात इंपॉर्टेंट, 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया गया अगले 20 साल के लिए, यानी 1813 में जो एक्ट आएंगे उसमें इसके ऊपर कुछ डिसीजन लिया जाएगा। इसके अलावा पहले क्या था भाई, चूँकि आप जानते हो कि इस वक्त जो गवर्नर जनरल बनेगा वो था कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस को अगर आपको बनाना है कॉर्नवालिस को, तो कॉर्नवालिस को बनाने के लिए इन्होंने, कॉर्नवालिस थोड़ा एडमेंट आदमी था, यूएस का भगोड़ा, तो उसको वो क्या बोलेगा कि नहीं भाई अगर मेरे को आपको यहाँ का गवर्नर जनरल बनाना है तो कमांडर इन चीफ की जो भी पावर्स हैं वो भी आपको गवर्नर जो है उसको देनी पड़ेंगी, और ऐसा ही हुआ, कमांडर इन चीफ की जो पावर्स हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को देनी पड़े। ये था 1793 का एक्ट। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियोस हैं उनमें मैं और भी ये जो एलेबोरेटिव वे में लेके आऊँगा, बट तब तक के लिए कोशिश ये कीजिएगा जो भी आप सोर्स हमेशा से पढ़ते आए हैं उसको फॉलो कीजिएगा, और ये जो 4-5 जो ये जो मैंने बातें बताई हैं हर एक्ट से रिलेटेड उनको तो एक बार दोबारा आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।